जोहार, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोरेन द सोरेन शो में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज इस शो में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता, झारखंड के रांची के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वेटरन लीडर में गिने जाने वाले सबसे सीनियर लीडर कह सकते हैं इन्हें झारखंड में। कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर सुबोध कांत सहाय आज हमारे साथ इस शो में है। कई पदों को सुशोभित किया है इन्होंने। एक राजनीतिक का लंबा कैरियर रहा है इनका और आज राजनीति के साथ साथ हम इनके जीवन की राजनीतिक सफर पर भी चर्चा करेंगे। तो स्वागत करते हैं उनका इस शो में। आपका स्वागत है सुबोध जी। शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती दिनों से ही। जेपी आंदोलन से आपने अपना राजनीतिक सफर कहें या छात्र आंदोलन का सफर शुरू किया था। कभी उन पुराने दिनों को याद करते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, बाकायदा पुराने दिन जो है वो हमारे जीवन में एकदम लाइव रहते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी मूल्यांकन करता हूँ कितने लंबे समय तक एक लड़ने भिड़ने की जो परंपरा हमारी रही है उसको कंटिन्यू बना के रखा हूँ। तो इसका मूल मंत्र है कि वॉल राइटिंग करते करते मैं आया, 2.5 बरस जेल में रहा जेपी आंदोलन में जी। लाठी खाया, लाठी मारा, ये करते हुए आज देश का होम मिनिस्टर तक बनने का सौभाग्य मिला। तो वो पुराने दिन हमारे लिए मैं हर दिन एक तरह से रिकॉल करता हूँ और वही हमारा लिविंग स्पिरिट है जिससे मैं अपने आप को एकदम भैया बना के रखा हूँ। हाँ, बिल्कुल। आप सब लोगों के भैया के रूप में मशहूर हैं। सारे आपके कार्यकर्ता, चाहने वाले, समर्थक, पार्टी के नेता सभी आपको सुबोध भैया कहते हैं। पुराने दिनों को जब आप याद करते हैं और आज आप अपने को जिस मुकाम पर पाते हैं, क्या लगता है कि इस राजनीतिक सफर में जहाँ जिस मंजिल की उम्मीद आपने रखी थी वहाँ तक पहुँच पाए या सफर अभी भी बाकी है? देखिए, मूल रूप से हम उस जेपी आंदोलन को संसदीय राजनीति का आंदोलन नहीं मानते थे, एक परिवर्तन का आंदोलन मानते जी। व्यवस्था परिवर्तन का, संपूर्ण क्रांति का, मूलचूल परिवर्तन का वो आंदोलन था, जिसमें लोग अपने घर के सामने भी टेंट लगा देते थे कि अगर हमारे घर की कमाई इतनी है तो खर्चा इतना क्यों है। ये मोरल वैल्यू था उसका। ऐसी स्थिति में जब वहां से आप गढ़ के निकलते हैं और फिर सडनली संसदीय राजनीति में आए, तो मैं कह सकता हूं कि जैसे मैं 20 बरस के करीबन ऑलमोस्ट जो रहा PWD-IB में ही रहता था, एक झोला अपना लेकर के आए गए, सैटरडे संडे असेंबली वगैरह जब होता था बिहार में, नहीं तो वही डोरंडा में रहता था। और जब होम मिनिस्टर बना तो इस क्वार्टर में आया हूँ। कभी मन में नहीं हुआ कि हमारा भी कोई घर हो, कोई अपना ये हो, तो मैं इसी में खुश रहा और थोड़ा रेवोल्यूशनरी रहा। मैंने गाड़ी छुटते छुटते भी पकड़ा गई तो शादी हो गई हमारी, नहीं तो वो भी दिलचस्प कहानी रही होगी। 91 में जी आई गॉट मैरिड। तो ऐसी स्थिति में जो एक बेचैनी था परिवर्तन का, मूलचूल परिवर्तन का, वो संसदीय राजनीति में रहने के बाद भी, वो संगठन के, पार्टी के संगठन के काम करने के बावजूद भी बेचैनी वो बरकरार रहा। और मैं आपको आज भी बेचैनी होती है? एकदम निश्चित तौर पे बेचैनी होती है। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया देखा, राजनीति में किसी को आज तक उंगली उठाने नहीं दिया, लेकिन लौट के जब झारखंड आता हूं तो मोर के पैर की तरह देख के निराश हो जाता है। यहाँ के राजनीतिक जिनको बहुत टारगेट किया जाता है, लेकिन यहाँ की पूरी नेतृत्व विहीनता के चलते यहाँ
पॉलिटिशियन बर्बाद करने वाला नहीं है। बिल्कुल, हम उस सेगमेंट में आएंगे, वो भी एक मेरा बड़ा विषय हाँ, है। नहीं मतलब झारखंड के ये हालात पर भी बेचैनी चर्चा का जो करने की। मेरा बेचैनी का जो कारण है वो आज तक है, आज भी है, और वही हमें क्या जिंदा रखे हो। जेपी आंदोलन को आप सफल मानेंगे या असफल मानेंगे? देखिए, जेपी आंदोलन जिस पृष्ठभूमि में शुरू हुआ था, तो देश में एक बड़े पैमाने पे नया नेतृत्व का उससे पैदाइश हुई, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, संसदीय क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है पत्रकारिता में हो, जहां भी हो, अगर देखा जाए तो वो सामने नजर आया। लेकिन जब संसदीय राजनीति का ये एक बैक कहिए कि सैड पार्ट है कि सत्ता और व्यवस्था को अस्थायीकरण कर दिया है लोगों ने। सत्ता इंसान को करप्ट बना देती है। अस्थायीकरण उसका हो गया है। हाँ, इंसान को करप्ट बना देती है। हम यूनिलेटरल नहीं कह सकते हैं कि करप्ट बना ही देती है, लेकिन जो लोग उसमें शामिल होते हैं वो मूल रूप से परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता उनकी सेकेंडरी हो जाती है, अगर बहुत ईमानदार है तो। नहीं तो व्यवस्था के साथ बने रहते हैं, नहीं तो। मेरा जवाब अधूरा रह गया। जेपी आंदोलन को आप सफल मानते हैं या असफल? अगर सफल हुआ तो क्या, किस अंदाज में आप उनको सफल मानते हैं, और असफल हुआ तो क्यों? देखिए, 2-2.5 साल का आंदोलन समाज परिवर्तन करने के लिए काफी नहीं है। नहीं, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए था, व्यवस्था नहीं, परिवर्तन हुआ। मैं ये इसलिए मानता हूं कि सफलता असफलता जो है उसका मूल्यांकन नियत पर की जा सकती है। उस आंदोलन का नियत अच्छा था, लेकिन जो संसदीय आज की परंपरा है कि उस आंदोलन के बाद 2-2.5 साल भी सरकारें नहीं चली, जी, ये मामूली विफलता नहीं मान सकते। तो संसदीय राजनीति का जो पहलू था जेपी आंदोलन का, वो विफल था, लेकिन जो उनके आंदोलन का संपूर्ण क्रांति का जो मैसेज था वो सफल है। और आज भी कुछ पागल लोग जो हैं उस काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो मर गया है। क्या उतना बड़ा आंदोलन जेपी आंदोलन की तरह, व्यवस्था परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति जैसे आंदोलन की जो सोच थी, वो आज की तारीख में खड़ी की जा सकती है? आज तो लोग कहते हैं कि काश एक जेपी होते। आज जो व्यवस्था आ गई है उस वक्त से 1000 गुना बुरा हो गया है आज की व्यवस्था। उस वक्त तो एक संवादता का राजनीति था, आज तो संवाद विहीन राजनीति हो गई। उस वक्त व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, आज तो साधन की राजनीति भी है। आज तो है कि अगर आप विरोध में हैं तो आपको निपटाने का कार्यक्रम भी सोच लेगा अगला। तो ऐसी परिस्थिति में परिस्थितियां उस वक्त भी वैसी थी, इमरजेंसी ही इसका उदाहरण ले देखिए, लीजिए। जो इमरजेंसी अगर मैं देखता हूं कि लेकिन इमरजेंसी इसके को बाद भी देखा, लोग उठ खड़े हुए, आंदोलन हुआ। इमरजेंसी को देखा हमने, और आज का जो इमरजेंसी है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपको आज दहशत में लोग जी रहे हैं। आपको हिम्मत नहीं है कि आप व्यवस्था के खिलाफ आप कुछ बोलिए और आप सुरक्षित रहिएगा। शब्दों को बड़े संभाल के लोग बोल रहे हैं। पूरे विपक्ष आज जो है गोल गोल भाषा बोल रहा है, कोई आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर रहा है। तो यही तो कार्यक्रम चल रहा है कि विपक्ष विहीन राजनीति कर देनी है, जिसकी शुरुआत इसीलिए कहे कि तानाशाह जब भी प्रवृत्ति का जो व्यक्तित्व और सरकारें होती हैं उनका यही मेन कारण होता है, और वो समझते हैं कि सब चीज उनको सुनहरा नजर आ रहा है, सब चीज उनके। हिटलर भी जो था वो भी तो चुन के ही आया था ना, वो भी चुन के आया था। तो आज के व्यवस्था में और इमरजेंसी के व्यवस्था में 1000 गुना पत्रकारिता ये नहीं थी जो आज पत्रकारिता है। आज पत्रकारिता है, ढूंढे नहीं मिलता है कि कहां हम चीजों को पढ़े, सच्चाई कहां से मिलेगा।
देखिए, आप कहते हैं ये बात, पत्रकारिता पर जो सवाल आप खड़ा करते हैं, अमूमन व्यवस्था दोनों जगह वैसी ही दिखती है। झारखंड में आपकी सरकार है, यानी आपकी गठबंधन की सरकार है। यहाँ भी हेमंत सोरेन के या सरकार के खिलाफ अगर यहाँ के स्थानीय या क्षेत्रीय अखबार या मीडिया बोलती है तो हेमंत सोरेन भी वैसा ही करते हैं जैसा नरेंद्र मोदी केंद्र पर आप आरोप लगाते हैं। तो पत्रकारिता को ऐसा नहीं कि आपने छोड़ रखा है, उन्होंने पकड़ रखा है। दोनों जगह की पत्रकारिता बराबर ही हो रही है। डिग्री का फर्क भले ही हो सकता है, लेकिन व्यवस्था में लोग को सूट करने लगता है। जो सत्ता में लोग रहते हैं उनको एक मॉडल सूट करने लगता है। मोदी का मॉडल जो है पत्रकारिता को, मीडिया को, जुडिशियरी को, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ करके एकदम बेजुबान कर दिया है, तो हर आदमी को लगता है कि भाई सरकार चलाना है तो ये हो। लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, तो 5% और 95% का ये फर्क हो सकता है। नहीं, मैं वो बात मानता हूं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मैं जब देखा कि एक व्यक्ति किसी तीसरे आदमी के यहाँ बैठ के फाइल देख रहा है और उसके यहाँ से जो सुनने में आया, जो देखने में आया, तो मुझे लगा कि राज का क्या हो गया भाई। मतलब एक हेल्पलेसनेस का एक जो रिएक्शन होता है वो मेरे मन में हुआ, जो कभी नहीं होता था। कि क्या हो गया इस राज्य का। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ राज्य के मौजूद हालात पर भी चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर हम देश विदेश पर भी जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ सुबोधकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आते हैं तो फिर कुछ मौजूद सवालों पर इनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी के इस द सोरेन शो में। खास मेहमान सुबोधकांत साय हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। लेकिन आज इस एपिसोड में हम उन सारे मुद्दों के साथ झारखंड के कुछ वर्तमान सवालों पर भी बात करने जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जिन बातों का इशारा सुबोधकांत जी का था उनसे शुरू करते हैं। ईडी ने समन किया है, बुलाया है पूर्व प्रधान सचिव को, सीएम के प्रधान सचिव को। वो प्रकरण ये बताता है कि ईडी ने जिस तरह से, देखिए ईडी फीडी जो है ये अपनी मान्यता खो चुके हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे दुखदाई और सबसे चिंता का विषय है कि अगर राज्य का प्रधान सचिव हिसाब जोड़ रहा है और फाइल कर रहा है तीसरी जगह, इट कांट बी एक्सेप्टेड। ये परिस्थिति से अगर ये राज चल रहा है तो 10 बार जन्म लेना होगा हेमंत सोरेन को इस राज को सुधारने के लिए। देखिए गलतियां पहले भी होती रही है, लेकिन ये कहना कि पहले की गलतियां हैं अब हम क्या करें, जैसे पूजा सिंघल के मामले में कहा जा रहा है कि उन पे जो आरोप हैं या जो भी धन संचय उनके पास मिला वो पूर्व की सरकार के, तो पूर्व की सरकार पर आरोप लगा करके खुद को आप निर्दोष या बेदाग साबित नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे अगर पूर्व का सरकार है तो उसके जो कुछ कारनामे हैं वो आपको नहीं नजर आएंगे क्या? जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। दिनकर की ये कविता है। आप तटस्थ हो जाइएगा और सब चीजों को नजरअंदाज कीजिएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ईमानदारी नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं इस मामले में, क्योंकि राज्य बने हुए 22 साल हो गया, छत्तीसगढ़ बगल में था, कहां से कहां चला गया। उत्तराखंड बना हम लोगों के साथ, कहां से कहां चला गया। पहले दिन से नेतृत्वहीनता का, और जो आता है, अरे हम लोग तो इस तक आज का सोसाइटी मानने को तैयार है कि टर्नओवर खाओ ना बाप, प्रोजेक्ट क्यों खा जा रहे हो। अगर खुशहाल राज होगा तो तुम्हारे घर में ऐसे ही फेंक के चले जाएंगे पैसा। लेकिन खुशहाल तो होने दो जी। यहां अगर खुशहाली आ जाए तो 10-10 पुश्त हम लोग खुशहाल रह सकते। मतलब ब्याज खाने पर यकीन नहीं करते, मूली खा ले, मूली खा जा रहे हैं। ब्याज भी नहीं, पर हम ब्याज की बात नहीं करते, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लाभ की। लाभ में से खाओ ना जी।
जब 22 साल का जब जिक्र आता है तो ये बार बार कहा जाता है कि 20 साल या 19 साल जो बीजेपी का शासनकाल था वो इसके लिए जिम्मेदार है। निश्चित तौर पे जिम्मेदार है। और वर्तमान कोई यहाँ पे वर्किंग रोड मैप नहीं बना, कोई यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बना। क्या था, झारखंड तो नोन था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, और अगर इंडस्ट्रीज होगा तो यहाँ के लोग जो मूलवासी है, आदिवासी है, और जो यहाँ के परंपरागत है, तो एक सस्टेनेबल अगर प्लान नहीं होगा, जहाँ हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए आप विकास का रूप नहीं लीजिएगा, जहाँ के लोग के लिए विकास अगर नहीं होगा, तो आप यहाँ के लोगों को जानते हैं, गला दबा के मुआवजा दे दीजिए तो उसका अपना ताड़ी दारू हड़िया पी के खत्म कर देगा, और फिर वहीं बद से बदतर हो जाएगा। चलिए हम 20 साल या 19 साल की बात छोड़ देते हैं, इस 3 साल की बात करते हैं। इस 3 साल में आपको कितना नजर आया? 3 साल में मैं एक चीज कह सकता हूं कि हेमंत की सरकार झारखंडी फ्लेवर की सरकार है। फ्लेवर ये बड़ा गुड़ बात आपने कहा। हाँ, कि फ्लेवर, ये समझने की बात है। टेस्ट आपको होगा। जैसे आते के साथ जो यहाँ के लोगों की आकांक्षा थी, सरना कोड, यहाँ की CNT SPT एक्ट जो यहाँ के जमीन को अक्षुण्ण रखता है, उस पे एक मुफ्त की नहीं, हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सांप्रदायिक तनाव थे, 32 लिंचिंग की घटनाएं हुई थी यहाँ, 32, उसके खिलाफ कानून। रोजगार के सवाल पर हमारा कमिटमेंट है, ईमानदारी है। निश्चित तौर पे है 32 का खतियान हम झारखंडी रहे हैं। एज ए होम मिनिस्टर मैंने मूव किया था 91 में, जो लाली कमेटी की रिपोर्ट थी, राजीव गांधी जी के वक्त में बना हुआ, वो रिपोर्ट को हमने पार्लियामेंट में पेश किया था, वही आधार बना। हम ही ने झारखंड की परिधि का स्वरूप खड़ा किया। जब छोटा नागपुर संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी था, इसको झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करके शिबू सोरेन को उसका अध्यक्ष बनाया। नहीं तो 3 राज्य में बटा हुआ था, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल में, वो कभी होता ही नहीं हमारा राज्य बनता। तो ये जो हम चौहद्दी बनाए थे, तो हम उस आंदोलन के मन का जो सपना था कि मेरा राज सोन चिड़ैया बनेगा, और जो यहाँ का झारखंडी था उसको मन में ये लालसा थी। उसी वक्त नारा लगता था कि झारखंडियों की क्या पहचान, 32 का खतियान। वो इसलिए मैं कहा फ्लेवर, एक सम्मान, एक उस स्पिरिट को। लेकिन उस स्पिरिट के तहत जब राज्य का गठन होता है, राज्य का गठन का मतलब गढ़ना जब होता है, प्रायोरिटी जब फिक्स होती है, वो सरकार को करनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने जिससे हमारे बाबूलाल मरांडी जी भी ने जो किया था वो हाफ हार्टेड था। आप अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो राजनीतिक से ग्रसित होकर नहीं हो। यहाँ पर मूलवासी आदिवासी हैं, लेकिन यहाँ प्रवासी भी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, जो 100 साल से रह रहे हैं। कोलफील्ड का इलाका आज कोई नया का नहीं है। तो आप तो बीच का रास्ता कह रहे हैं कि 32 भी नहीं है और नहीं, 32 तो है, वो ठीक है खतियान। 32 का खतियान किसके लिए है? जो यहाँ पर 3rd 4th ग्रेड का जो है, जो लोग, उसके लिए है। जब कंपटीशन की बात आप करते हैं तब तो ओपन हो, तो फिर आपको मेरिट पे आना पड़ेगा, फिर तो ओपन हो जाता है। नहीं, ओपन हो जाता है, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो हम उतना तो गारंटी करें कि नीचे का जितना रोजगार है वो मिलेगा, चाहे वो पुलिस, सिपाही, थाना, दरोगा, जो थाना होना तो कंपटीशन, टीचर, नर्स, हाँ, लेकिन जो क्लर्क तक जो भी 3rd 4th ग्रेड का है, हम वो भी नहीं कर पाए आज तक। एक सरकारी नौकरी का मामला है। इस वक्त सबसे मौजूद सवाल झारखंड में यही गूंज रहा है, नियोजन नीति। नियोजन नीति को लेकर के सरकार ने कभी आपसे संवाद किया? देखिए, हम लोग बातचीत तो करते रहे हैं। जब इन्होंने लाया था 32 का, तो उस दिन हमारी बहुत डिटेल बात हुई थी।
कुछ चीजें आदमी राजनीतिक तौर पे करता है और कुछ चीजें उसकी परिधि में स्वरूप खड़ा करने का कोशिश करता है। तो जो हेमंत सोरेन की कोशिश है, कम से कम ये एक ईमानदारी का पहल हो जाए, ईमानदारी का पहल हो जाए। और आज तक अगर हम रोजगार देने का एक कटअप डेट नहीं डिसाइड कर पाए 22-23 साल के बाद, तो लानत है सभी सरकारों पे, लानत है। क्योंकि सफरत तो हमारा बेटा भाई बेटी हो रही है ना, जो झारखंडी है। नियोजन नीति को लेकर के एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट और चल रहा है। अब आपने देखा होगा कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 60-40 नहीं चल, तो आप समझ रहे हैं कि देखिए, मैं ट्विटर पर ट्रेंड और ये सब को बहुत अहमियत नहीं देता हूँ। सरकार की नियत ईमानदारी की होनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं करना ही पड़ेगा उनको, इसलिए नहीं है तो क्योंकि लगातार सरकारों की नियत ईमानदारी की नहीं थी, किसी तरह करके खत्म कर दो, वो नहीं चलेगा। एक मुश्त इस पे संवाद करना है तो कर लीजिए और करके कीजिए, लेकिन ये सब कैंपेनिंग जो है, कैंपेनिंग तो पॉलिटिकल कैंपेनिंग है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मूल बात है कि झारखंड में आज तक रोजगार लोगों को नहीं मिला है, रोजगार मिलना चाहिए और उसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। बिल्कुल, सवाल यह है कि क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, यह सवाल अधूरे रह सकते हैं, लेकिन मिलना चाहिए, नहीं मिला, ये हकीकत है। एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं तो फिर थोड़ी अब झारखंड से बाहर निकलकर देखते हैं, झांकते हैं कि क्या चल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता सुबोधकांत सहाय जी। सुबोधकांत जी, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जाहिर है देश के हालात से उस वक्त भी वाकिफ थे, आज भी वाकिफ हैं। हालात कितने, उस नज़रिए से, गृह मंत्री के नज़रिए से अगर देखें तो आप कहाँ पाते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि भारत सशक्त हुआ है, चाहे वो सामरिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो। 88, 89, 90, 91, 92 जी, तो बहुत बुरी हालत थी। पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, मंडल कमीशन, अयोध्या, ये सारी चीज उस वक्त परिस्थिति थी जिससे कि हर टेलीफोन कॉल वाज ए बॉम्ब, लिटरली। यही था। मैं उस वक्त तो लौंडे छोंडे 40 साल की उम्र का होम मिनिस्टर था जी। तो मतलब यहाँ वहां पूरा भागता ही रहा। आज की परिस्थिति में क्रिएटेड है, आज की परिस्थिति में अच्छा, जितने परेशानियां कहीं है नहीं, हाँ। नेचुरल प्रॉब्लम कहीं नहीं है। कश्मीर में जब हम बच्चों को वहां पंचायत चुनाव ये करा करके एक पीसफुल लाइफ कर दिया था। आप वहां जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को नहीं जानता है, आपने आके जम्मू और कश्मीर को बांट दिया। यही तो दुनिया चाहती थी। और जम्मू कश्मीर जब एक था तो लद्दाख और जो है जम्मू और कश्मीर तीनों एक था, आपने उसको बांट दिया। तो आपका जो ये बांटने का राजनीति था, ये तो डे वन से आपने बिरयानी में गधा घोड़ा पता नहीं क्या ढूंढते रहते थे। और ये जो सिलसिला चला है, क्रिएटेड है। आप फिर वो सीएए और एनपीए और क्या क्या वो सारे कानून लाए जिससे कि तनाव बढ़ता रहा। तो परमानेंट तनाव बरकरार रहे। पाकिस्तान और ये जो है वहां जो कश्मीर में आज है, मैं बहुत पहले मैं आपको बताऊं, नरसिम्हा राव के वक्त में लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया था। जो टोटल दुनिया में कश्मीरियों आंदोलन को समर्थक थे उनके साथ मैं आज बता रहा हूं। लंदन के भी बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बहुत थे। उन लोगों ने बुलाया था हमको
क्योंकि जो उनको फीडबैक था कि साहब ये एक मतलब जस्ट आदमी है, कोई पॉलिटिकल, वहां मैंने ये कहा था कि आप सब लोग यहां हो, कश्मीरी जो मारे जा रहे हैं उसको बचाने का कोई एजेंडा है तुम्हारे पास? कश्मीरी को बचाओगे कि कश्मीर को बचाओगे लोग? अरे बचेगा तब ना कश्मीर लोग। जी। तो जो चुनावी प्रक्रिया उस वक्त था, 15 साल से प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, हमने कहा कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इज ए बेटर देन ए पुलिस गवर्नमेंट। अरे कितनों निकम्मा एमएलए होगा तो वो 4 आदमी जनता की के बात प्रति तो ले जवाबदेह जाके तो थाना रहेगा। में कहेगा। एंड दे अप्रिशिएट कि कश्मीरियों को बचाओ, उसके बाद कश्मीर की बात करो। लोग कहता है, तो मेरा ये मानना था कश्मीर से जो शुरुआत हुई है और पूरे देश भर में है, आज आप एक बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पॉपुलेशन को आप पूरे डेवलपमेंट से काट के अलग कर दिया, क्योंकि वो आपके एजेंडा नहीं। आप यूपी वगैरह देख लिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये हेट्रेड की पॉलिटिक्स तो ही चल रहा है ना। किसी का घर आप तोड़ दे रहे हो, वो भले क्रिमिनल हो, तो कहां गया लॉ, कहां गया जस्टिस? ये आप इसे लॉ अनलॉफुल कहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा है सलमान खान का फिल्म हरदम जो है वो हिट हो जाता है। एक क्या बाहुबली या क्या आया था, वो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो लोगों को हीरोपंथी अच्छा लगता है, लेकिन गांधी हीरो नहीं थे। गांधी हीरो थे तो दूसरी थे कि पीसफुल एक्शन हीरो नहीं थे। एक्शन भी था उनका। उनका एक्शन था नमक सत्याग्रह एक्शन था। उनका एक्शन था संवाद एक्शन था। आज यहाँ संवाद नहीं, आज यहाँ बुलडोजर एक्शन है। और वो परंपरा देख रहे हैं कि बुलडोजर का चाचा कोई बन गए, कोई मामा बन गए, कोई गुरु बन गए। ये राजनीति जो आज चल रही है, एक्शन मूवी लोगों को अब पसंद आ रही है। होता है वक्त में। दुनिया में अभी कुछ ऐसे नहीं देखिए। अब पुतिन को देख लीजिए, एक देश को बर्बाद कर दिया। आप देख लीजिए कोरिया वाले को देखिए, किम जोंग। तो सवाल है एक दूसरे का कौन बाप बनेगा, यही फाइनल होना है। इसकी लड़ाई चल रही है, यही लड़ाई चल रही है। भारत और बाप बनने में कितना विध्वंस होना है, मोदी भी उसी लाइन पे चल रहे हैं कि दुनिया के गुरु बनना है इनको। और जो है वो इसके पहले जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो भी नमूना ही था एक। तो ये दुनिया में भी इस तरह के वक्त आते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। ये इतिहास के सेमी कॉलम भी नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं कि वो कांग्रेस का इतिहास खत्म कर देंगे, वर्तमान खत्म कर देंगे, वजूद खत्म कर देंगे। तानाशाह बनना चाहते हैं ना। कांग्रेस खत्म हो जाए तो एब्सोल्यूट तानाशाह बन जाएंगे। अभी परेशानी हो रही है उनको। आप लोग परेशान कर रहे हैं। हम लोग परेशान कर रहे हैं उनको तानाशाह एब्सोल्यूट बनने। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हुआ अडानी का। 5-7 वर्षों में वो 22 लाख करोड़ का आदमी बन गया। और जब उसको किसी ने पिंग किया, जब उसकी खास सच्चाई बताई, तो बैलून की तरह फूट करके नीचे आ गया। अडानी और मोदी पार्टनर हैं, ये देश नहीं समझ रहा है। जहां भी जाते थे साथ लेकर के अडानी को जाते थे। उस देश का प्रधानमंत्री से पैरेलल इंट्रोड्यूस करते थे, लगता है इज ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारा जो बिजनेस पैटर्न में उनके साथ है, दे आर पार्टनर। और इसीलिए इतनी बड़ी घटना के बाद एक जांच इंक्वायरी नहीं, एक स्टेटमेंट सरकार का नहीं, किसी का नहीं है। अब दुनिया कह रहा है कि ये जो है बहुत बड़ा बेईमान निकला। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, राजभवन का घेराव भी किया आप लोगों ने, प्रखंड स्तर पर भी आंदोलन हुए, राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन हो रहे हैं। करेंगे, क्या करेंगे? राहुल गांधी का स्टेटमेंट को पार्लियामेंट में स्पंज कर दिया जा रहा है। खरगे साहब का स्टेटमेंट राज्यसभा में स्पंज कर दिया जा रहा है। क्या करेंगे? कहां लड़ेंगे? 4000 किलोमीटर
पदयात्रा करके राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, संविधान की रक्षा, महिलाओं का अधिकार, किसानों का अधिकार की बात करते हुए आए। किसी के कान पे जू नहीं लग रहा है, और पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल रहे हैं तो पहले ही दिन उनका स्टेटमेंट को एक्सपेंज कर दिया। तो पार्लियामेंट ये नंबर से जो चीजों को बुलडोजर किया जा रहा है, तो जाए कहाँ? जन अदालत में है हम लोग। भारत जोड़ो अभियान सफल रहा या निश्चित तौर पर इसकी सफलता का आकलन 24 के बाद होगा? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो अभियान से किसी एक कार्यक्रम से सफलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत जोड़ो अभियान में एक राहुल गांधी का प्रोग्राम रांची कराने में हम लोग नाको दम हो जाते थे, लेकिन हर दिन लाखों लोग उसके पीछे चलते थे 6 महीना, तो इसकी सफलता नहीं कीजिएगा तो क्या? कभी ऐसा समय देखा था कि देश के तमाम मीडिया, पहले भी पूंजीपतियों का था मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस गोयनका साहब का था, लेकिन एडिटर होता था, मालिक। आज तो मालिक एडिटर है। एक शब्द आज तक मोदी के खिलाफ किसी भी चैनल में आपने सुना है? आप इतनी देर से बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं। नहीं, आप चल रहे हैं, आपके जैसा झारखंडी क्रांतिकारी सोरेन जैसा तो बहुत कम भेटा है। कितना दिखा पाइएगा ये आई डोंट नो। आप ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे, ये पूरी रिकॉर्डिंग आप देखेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोग हैं, सैकड़ों ऐसे पत्रकार हैं जो आज नौकरी से हटाए गए, सैकड़ों, लेकिन वो आज अपना प्रयास कर रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कही, मैं आपसे उसका जिक्र कर रहा हूं इसलिए कि मैं इस पर आपका व्यूज चाहता हूं, कि भारत जोड़ो अभियान में ना दोनों को मौके दिए, जनता ने राहुल गांधी को समझा और राहुल गांधी ने भी भारत को समझा। सही बात। क्या लगता है कि राहुल गांधी भारत को समझने में कामयाब हो रहे हैं या भारत को समझने की उनकी समझ बढ़ रही है? नहीं, बहुत कामयाब हुए हैं। हर चीज निकलता नहीं, क्योंकि उद्देश्य क्या है वो बोलते थे, लेकिन राहुल गांधी को वो खुद कह चुके हैं कि मैं राहुल गांधी वो नहीं हूं जो आप सुनना चाहते हो, जानते। तो मैं पदयात्रा किया हूं चंद्रशेखर जी के साथ 84 में 6000 किलोमीटर का। जी, मेरी यात्रा बड़ी डिफरेंट क्षेत्र में बड़ी लंबी रही है, मैंने किया है, और मैंने देखा चंद्रशेखर जी का यात्रा कोई लाखों लोग पीछे नहीं होते थे, लेकिन जो स्नेह, जो ये लोग कहते हैं कम से कम ये पैदल तो चल रहा है, तो उसके नियत पर, उसके निष्ठा पर, उसकी कर्मठता पर कोई बहस नहीं होता। यही से आदमी समझता है। मैं उसके पहले मैं बताऊं, 81 में चुनाव जीता मैं यहाँ हटिया विधानसभा। तो हम रांची के 25-50 किलोमीटर रेडियस में पदयात्रा शुरू की। बाना पीढ़ी होते होते कि उस वक्त रोड नहीं था, बड़ी मुश्किल से लाल मट्टी में पैर हाथ धंसते हुए चलता था। तो वहां पर पहुंचते पहुंचते लोग कहा, फिर चुनाव हो लहू का? हम कहा ना, अभी तो जीते ले ना तू आयल है, समझ लियो कि एकदम एक शब्द उनका, मतलब नेता उनके यहाँ चुनाव आता था। हाँ, अगर बीच में चले गए तो इसका मतलब उनको लगता था कि चुनाव आ गया, फिर चुनाव है। ये गांव के लोग कुछ दूर और गए तो उस गांव में एक लगता था कि जैसे उसका बेटा मर गया। क्या हुआ? अरे हमारे पेड़वा हलो कट लो, बलखवा वाला लो ले गलो। मैंने उसको लगा कि जैसे उसका बेटा मर गया। तो जैसे जैसे आप ग्रामीण परिवेश में, मेरा राजनीतिक जीवन में उसी से लेसन मिला। किसी से पूछे, कहा हालो, ठीक है हो, एक इतना सेटिस्फाइड आंसर आपको गांव में ही मिल सकता है। घाटी में, शहरों में आपको शिकायतें मिल सकती चाहे उसको भूखे ही बेचारा क्यों नहीं हो, लेकिन वो कभी भी शिकायत के मूड में नहीं कहता। मैं आई एम टॉकिंग 80s।
मुझे लगा कि यहाँ काम करना है सुबोध, तो माँ का हृदय रखना होगा, बाप का नहीं। जो माँ समझती है कि लोगों की क्या जरूरत है, उसी दैट तरह- इज द मंत्र आई हैव लर्न। और इसीलिए मैं कभी काम करता हूँ, आई नेवर लुक बैक कि किसको मदद किया, क्या किया, जो है उसको। चुनाव की बात की आपने, तो नॉर्थ ईस्ट का जो 3 स्टेट विपक्ष विहीन हो गए, जो विपक्ष से जीत करके आए थे वो भी सरकार में शामिल हो गई। ये किस तरह के लोकतंत्र की देखिए, परिभाषा लिख रहा कांग्रेस है? को इस बात का रियलाइजेशन होना होगा कि वो पॉलिटिकल वार लड़ रहा है। वो रियलाइजेशन नहीं होगा तो पुराने औजार से आप नई जंग मोदी नहीं जीत सकते, सरकार के वार को नहीं लड़ पाइए। मॉडर्न जंग नहीं तो जीत सकते। संगठन और संघर्ष यही माध्यम हो सकता है। सिर्फ चुनाव के दिन आप जाकर के चुनाव जीत के आना चाहिएगा तो नहीं। मोदी 5 साल चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उनको देश पे कब्जा करके रखना है। हम लोग नेवर, मैं 2 बार से चुनाव हार गया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चुनाव जीत करके भी हम चौराहे पे ही बैठे रहते थे। होम मिनिस्टर बन के भी चौराहे पे बैठे रहे, कैबिनेट मिनिस्टर में भी हम बैठ करके गोली खाने का काम कर रहे थे। आपको याद है जब अर्जुन मुंडा के टाइम में पूरे इस्लाम नगर राज्य को उजाड़ा जा रहा था, तो आज या करबला के चौक पे बैठ करके आपसे दूरी से एक बच्चा उठ गया, वो मारा गया, मैं बच गया। जैसे लगता है जो मैं भी वहां रिपोर्टिंग कर रहा था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद तुरंत आते हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो देखते हैं थोड़ा झारखंड कांग्रेस के क्या हालात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ सुबोध कांत साहे जी मौजूद हैं, जो रांची के सांसद भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, वर्तमान में झारखंड कांग्रेस में हाथ जोड़ो अभियान के संरक्षक या संयोजक भी हैं। उस अभियान के भारत जोड़ो अभियान कामयाब रहा, लेकिन झारखंड में जो हाथ जोड़ो अभियान, उसका असर नहीं भारत दिखा। जोड़ो अभियान में भी हम लोगों ने 2400 जिला और एक महानगर रांची, 2500 संगठनात्मक जिलों में हम लोगों ने काम किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। ये जो हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो ये कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कि ये सही जन संवाद होगा क्योंकि पंचायत में ये कार्यक्रम है। जी, ये पंचायत में है, दिख नहीं रहा। नहीं अभी जो भी है हम लोगों का ये कार्यक्रम 1 by 1 कुछ अभी न on कुछ way है। चल रहा है, होली ये वो। तो हमें लगता है कि इसको बहुत ही पार्टी इसको बहुत ही गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा। इससे अच्छा, मैं अभी बिहार का भी प्रभारी हूँ, जी, तो हम थोड़ा सा जा करके एक आध पंचायत में साथ हम काम किए हैं। आप उंगली रखिए लोगों के दुखते रख पे, भड़बड़ा के लोग बोलना अरे नाश कर दे लो, नाश हो गया, न रोजगार है न महंगाई से सब परेशान। टोटल गांव में जो है वो कोई उनको बोलने का आवाज देने वाला होना चाहिए। इसीलिए ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि एआईसीसी को भी और प्रदेश कांग्रेस को भी बहुत गंभीरता के साथ इसको 100% इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रायपुर अधिवेशन आप शामिल हुए थे, आपके भाषण भी मैंने सुने थे वहाँ। लगता है कि रायपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस को एक नई ऊर्जा, नई दिशा मिलेगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि खड़गे साहब इतना पुराने और मैच्योर्ड और हैं कि कुछ न कुछ नई संगठन का स्ट्रैटेजी, स्वरूप जो है लगता है कि जरूर कुछ नई स्ट्रैटेजीज, कुछ पार्टी नहीं, में वो थोड़ी सारा धार नजर आएगी। संगठनात्मक जो ढांचा खड़ा करना है वो रुका हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये संसद सत्र के दरमियान में ही उनका संगठनात्मक स्वरूप कुछ खड़ा होगा। और जो लोग बने वो पद तो एक अलग जगह है, जिम्मेवारी समझे और इस लड़ाई को 24 में कांग्रेस के लिए नहीं बचाना है, देश के लिए बचाना है, देश के लिए बचाना। झारखंड में कांग्रेस बटा हुआ नजर आता है, प्रदेश कांग्रेस। देखिए वो तो हर पार्टी में हर जगह है। उन लोग के यहाँ, आपको दुख होता? उनके यहाँ संवाद नहीं होता है। भाजपा में कोई बोलता नहीं, आदेश माना जाता है।
पता नहीं चलता है। लेकिन बटा हुआ क्या है, झारखंड बीजेपी को आप देख लीजिए कि रघुवर दास जी और अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल मरांडी कितना भाग में सब बटे हुए हैं। कांग्रेस में बटा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस अभी उतना मजबूत नहीं है कि बांट के अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए मजबूती से यहाँ, इसलिए कि 24 की लड़ाई झारखंड राज्य की लड़ाई भी है और देश की लड़ाई भी है। इसकी गंभीरता समझना चाहिए और इस गठबंधन को आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम को और मजबूती से रहना चाहिए। इसमें जेएमएम नेतृत्व को भी अपनी दुर्दशा का प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम तो उसके लिए प्रतिबद्ध है ही है। कुछ लोग कहते हैं कि 24 तक तो ये गठबंधन ही नहीं टिकेगा, 24 तक ये गठबंधन ही खड़ा नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कल क्या होगा ये हम नहीं जानते। ये पूर्वाग्रह है। हाँ, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ये मैं राजनीतिक भविष्यवाणी भी हो इतना सकती मैं है। जानता हूं कि कोई राजनीतिक अगर एक्शन होगा तो घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता। 24 कैसा रहेगा? 24 में निश्चित तौर पे रहेगा कोई राज सरकार जो गैर भाजपाई है, कोई राजनेता जो गैर भाजपाई है, उसको इन्होंने चैन से नहीं रहने दिया। और थोड़ा तेज कर दें अपना अत्याचार, 24 होगा एकदम लड़ने के लिए तैयार। आपके ही विधायकों पर, यानी कांग्रेस के विधायकों पर ही ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि वो सरकार गिराने में या गठबंधन को खतरे में डालने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। जितना ऑफर होता रहा है 3 बरस से, तो एक बार नहीं, लगातार प्रक्रिया है सरकार गिराने का। जितना ऑफर तो कमजोर कड़ी है तभी तो वहां चुप हो रहा है। ऑफर होता रहा है। आज के 1 ओवर वाला चाहे विधायक हो चाहे नेता हो, उनको सस्टेन करना उस ऑफर को बहुत डिफिकल्ट। कर्नाटक ऐसी जगह, मध्य प्रदेश ऐसे जगह पे सरकारों को खरीद लिया, गिरा दिया। आप कल्पना करते हैं? ये जो मेथड है राजनीति का कभी नहीं था, लेकिन मोदी जी का मेन टूल हो गया। सरकार तुम बनाओ, जीत कर तुम बनाओ, सरकार हम जीत के तुम जो बनाओ, बाद में हम उसको खरीद लेंगे। ये एकदम एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हो गया। नई प्रदेश अध्यक्ष की सुगबुगाहट हो रही है। सुबोध कांत साय उस प्रेस में है? नहीं भैया, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। अब ये जितना काम हमको दिया गया है, तो बिहार में हम उलझ गए। अब आपकी आगे की राजनीति जो मेरी पहले थी वही आज भी है और वही रहेगी आखिरी सांस तक। मैं रिटायर नहीं होने वाला हूं और मैं थकने वाला नहीं हूं। तो आगे का क्या रोड मैप रखा है आपने? 24 में चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के? देखिए, मैं जो अब आज के दिन में मैं वो नहीं, लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र है, मैं वहाँ काम करता रहता हूँ, 5 साल करता हूँ, चुनावी दिन में नहीं। यही एक घर है जिसका दरवाजा खुला रहता है, मरनी जीनी पर्व त्योहार सब जगह जो भी होता है लोगों के लिए हाजिर रहता हूँ। कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। क्या आप इस पे और इसका नुकसान आप मानते हैं कांग्रेस को हुआ है? मैं समझता हूँ कि नुकसानों का दौर तो कांग्रेस का बहुत लंबा रहा है, अब इसको संभालने का दौर है। इसलिए छोटे या बड़े लीडरशिप जो भी कांग्रेस के हैं, उनको अब चेत जाना चाहिए। राजनीति में हो तो विचार से हो, अगर विचार से हो तो फिर अपने आप को तैयार करो कि इस देश को बचाया जाए। मतलब कांग्रेस का वोट बैंक बिखर गया है, जो सेकुलर वोट है उसमें भी सेंधमारी हो गई, हो ही रही है। आज क्षेत्रीय पार्टियों का उदय तो कांग्रेस के ही वोट पे हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी प्रतिबद्धता है जो हमारी कांग्रेस की, उसके चलते हम 35 साल लड़े लेफ्ट पार्टी से बंगाल में, फिर उनसे समझौता किया। हम अपना स्पेस छोड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम खत्म हो गए, इसलिए कि चुनौती बड़ा है और देश का सवाल है। दूसरों के लिए मैं नहीं जानता हूं कितनी प्राथमिकता है, अपने राज्यों में अपना वर्चस्व बनाए,
लेकिन देश की लड़ाई तो कांग्रेस को ही लड़नी पड़ेगी और वही है गठबंधन जो कांग्रेस न्यूक्लियस बनकर के ये काम को पूरा करे, करना चाहिए। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के काम से संतुष्ट हैं? भैया सरकार और मंत्री पे हमसे ना ही बुलवाइए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब यहाँ के ब्यूरोक्रेट और यहाँ का कौन मंत्री है चलाता है कि ब्यूरोक्रेट चलाता है, झारखंड के ब्यूरोक्रेट के से करप्ट मैं समझता हूं देश का कोई नहीं होगा, इसलिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप यहां कमजोर है। कमजोर रहा। ब्यूरोक्रेसी रेस का घोड़ा होता है, जॉकी बन के उसके ऊपर सवारी करना पड़ता है। यहां इन्हीं लोगों को उठा उठा के पटक रहा है और ये लोग मंत्री बने हुए हैं। आई वेरी सॉरी। इस राज्य का इसीलिए कहा ना कि दुनिया घूमा, बहुत सारे मंत्रालय चलाए, बहुत सारा काम किया, लेकिन राज्य में आते हैं तो कहां और किससे एक न्याय नहीं दिला पा रहा है लोग ब्यूरोक्रेसी के चलते। और कोई लगाम नहीं रहा, वीडियो से लेकर के ब्लॉक से लेकर के यहां तक। आई डोंट नो इस राज्य को कैसे बचाया जाए ब्यूरोक्रेसी से। आपके पास भी जवाब नहीं है? मतलब आपके पास भी मतलब इसका देखिए, सरकार प्रॉक्सी से नहीं चलता है। सरकार का जो नेता होता है उसी को चलाना पड़ता है। अब देखिए कहां से गढ़ के लाइएगा। बड़ा ही मुश्किल सवालों पर हम अपने दर्शकों को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब कांग्रेस के दिग्गज नेता और कई पदों को सुशोभित करने वाले सुबोधकांत सहाय के पास भी नहीं है कि झारखंड को देखिए किस दिशा में जाता है। अभी तो नियोजन नीति की बात चल रही है, इसके बाद अलग अलग तबकों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग सवालों पर लोग खफा हैं, सवालों की आवाज़ उठ रहे हैं। देखते रहिए ट्राइब टीवी के इस द सोरेन शो में, शायद इसके जवाब अगले मेहमान के पास मिल जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुबोधकांत जी। दर्शकों से लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, जोहार।